हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके फिजिक्स हैंडआउट के वीडियो सॉल्यूशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और आपके हैंडआउट के सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा। तो हैंडआउट वीडियो के सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने पांचवें चैप्टर यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और आपको पता भी है कि इस चैप्टर की औकात हमारे एग्जाम में बहुत कम होती है, मतलब 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग पहला लेक्चर लेंगे, जिसमें हम लोग इसके एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर की आपकी कहानी है हैंडआउट की। इसमें 21 क्वेश्चन एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी शॉर्ट 4 क्वेश्चन है। तो 21 प्लस 4 यानी कि आज की क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी 3 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चे लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए जाएंगे। टोटल हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या कितनी बच्चों? 31 है। लर्निंग सॉल्विंग टाइम बेटा इस वाले चैप्टर का आपके लिए 75 मिनट्स है और लर्निंग टाइम कितना है? 110 मिनट्स। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि 2025 में पूछा गया है, बेटा क्या कह रहा है? The value of magnetic induction at a distance r from a single pole is inversely proportional to। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमने आपको इस चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से बार बार कंपेयर करके चीजों को सिखाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान ले किसी पॉइंट चार्ज के कारण, मान ले यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट P है और डिस्टेंस यहाँ पे R है। तो ड्यू टू डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होता है बेटा? तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। उसी प्रकार से हमने कहा कि अगर मान लो कोई एक पोल है, हालांकि दोनों पोल बच्चे साथ में ही होते हैं, लेकिन किसी एक पोल का हम लोग बच्चे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, मान लो हमारे पास एक ऐसा ही चुंबक है जिसका ये एस पोल है, ये बेटा एन पोल है। ठीक है। और इस एस पोल से बेटा इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो मान लो आर है। तो ड्यू टू दिस एस पोल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा? बी इज इक्वल्स टू, देखो तो ये बच्चे कैसे कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई में। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कांस्टेंट यानी कि नियतांक, वही हालचाल मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई करता है। क्यू के जगह पे क्या करते हैं बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। जो सॉरी मैग्नेटिक पोल का पोल स्ट्रेंथ, यानी कि एस का चाहे एन का पोल स्ट्रेंथ हम स्मॉल एम से लिखते हैं, डिस्टेंस आर तो R²। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? अब क्वेश्चन में देखो, बहुत बच्चों से यहाँ पे गलती हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत मार दोगे डी, लेकिन डी आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है, वो क्वेश्चन में बेटा कह रहा है, पढ़ो एक बार, कि आर फ्रॉम अ सिंगल पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑलरेडी कह देगा तो आप कहेंगे R², इसका सही आंसर होगा। ठीक बेटा। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि डी नहीं आंसर होगा। बात समझ, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A bar magnet of magnetic moment M is placed in a uniform magnetic field of intensity B at angle theta with its direction. The torque applied on it is, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा। सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख टाउ इक्वल्स टू क्या होता था?
एम बी साइन थीटा, या अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखे हैं तो हमारे पास होता है एम क्रॉस बी। ठीक है, जहां पे एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कहां है अपने पास ऑप्शन डी, ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए बात को? चलिए, तो इसका डी ऑप्शन ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि जो बार मैग्नेट होता है, मान लो ये बार मैग्नेट है बेटा, और ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है। तो एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चे बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, और एस पोल में बच्चों आती हैं। लेकिन अंदर कहानी क्या होती है, अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एस से एन की तरफ जाती है। तो मेरे प्यारे जब बाहर की बात करेंगे तो एन से एस, जब हम लोग बाहर की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एन से एस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब अंदर की बात होगी तो डायरेक्शन होता है एस टू एन। तो यहाँ पे देखो इनसाइड बार मैग्नेट कह रहा है, अंदर की बात, तो क्या हो जाएगा बेटा, एन से एस, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 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 बच्चा, डी ऑप्शन ना, एस से एन, आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, अंदर इनसाइड की बात हो रही तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 23 और 24 दोनों साल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज। तो फिर से वही टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, ढूंढ लो एक बार कहां है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, टाउ इक्वल्स टू, अब देख मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल एम से लिखती है, और हम लोग इसको कैपिटल एम से लिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग स्मॉल एम से क्या लिखते हैं, हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ, यानी कि ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर, A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences, बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो आपने बेटा एक डेरिवेशन किया होगा, है ना, हमने किया था इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक है, और उसमें बेटा हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल होता था ऐसा, हमने इसको रख दिया था, ये मान लो इसका हमारे पास एन पोल है, ये बेटा इसका एस पोल है। तो एन पोल पे इधर फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू एम इन टू बी, है ना, सारी कहानी हम लोग कर चुके हैं। और इस पर फोर्स लगता है इधर मेरे प्यारे बच्चों एम इन टू बी। तो यहीं पे बेटा हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता था कैपिटल एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा ये फॉर्मूला आता था। लेकिन बच्चा यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल अमाउंट में है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बच्चे ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग, तब बेटा ये जो हमारे पास एफ नेट है यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तब नेट फोर्स जीरो, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चे फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फोर्स एंड टॉर्क, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, बता दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बल और बल आघूर्ण दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा जी, Which of the following material is the most suitable for making a permanent magnet? जल्दी बता दो। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों है डी, यानी कि स्टील। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आए? तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे सुटेबल जो यहाँ पे मटेरियल है वो क्या है, स्टील है। ठीक है, इसका आंसर है क्या, डी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव। तो बेटा जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है किसकी होती है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल की। बाकी पैरा और फेरो की मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की, जो मेरे प्यारे बच्चों काई जिसको आप लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 वही है हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। A sensitive magnetic field instrument can be effectively shielded from a external magnetic field by placing it inside which of the following material? जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? प्लास्टिक मटेरियल नाजीना, वुड नाजीना। इसका आंसर होगा सी, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमेबिलिटी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमेबिलिटी। इसका हिंदी वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है। एक संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र उपकरण को निम्नलिखित में से किस सामग्री के अंदर रखकर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावी रूप से परिरक्षित किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च पारगम्यता का नरम लोहा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। What happens to a magnetic moment if a hole is made at the center of the bar magnet? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, कोई बार मैग्नेट है हमारे पास, एन पोल और एस पोल, इसके बीच का जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो 2l, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है m, इसका भी पोल स्ट्रेंथ होता है m, एक का प्लस एक का माइनस हम लोग लिखते हैं। तो जो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल M, वो होता है m इंटू 2l के बराबर, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके भीतर कहीं छेद कर देने से मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल पे कोई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों नो चेंज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बेटा क्या है? नो चेंज। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10। 3 needles N1, N2 and N3 are made of a ferromagnetic। N1 क्या है? फेरो है, तो यहां मैं लिख देता हूं N1 क्या है बच्चा? फेरो, मतलब F लिख दिया। N2 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है क्या? पैरा है, तो P लिख दिया। और मेरे प्यारे बच्चों जो N3 है वो किसका है? वो बच्चा डाया है। ठीक है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है रिस्पेक्टिवली। अ मैग्नेट व्हेन बॉट क्लोज टू देम, कोई मैग्नेट जब इनके पास लाया जाएगा तो क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली। जब मैग्नेट को मेरे प्यारे बच्चों इसके पास लाएंगे तो N1 अट्रैक्ट होगा स्ट्रांगली बट रिपेल वीकली। दूसरा कह रहा है अट्रैक्ट ऑल 3 ऑफ देम, नाजिन ऐसा नहीं होगा। अट्रैक्ट N1 एंड N2 स्ट्रांगली बट रिपेल N3, ये भी गलत दिख रहा है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, हाँ जी फेरो है तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। N2 वीकली, ये भी सही है, N2 पैरामेट्रिक, ये वीकली अट्रैक्ट होगा। और रिपेल N3 वीकली, ये सही है। तो एकदम सही स्टेटमेंट कौन सा दिख रहा है बेटा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हमने सीखा है कि जो फेरो होता है वो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और मेरे प्यारे बच्चों जो पैरा होता है वो वीकली अट्रैक्ट होगा, और जो डाया होता है वो बेटा रिपेल होता है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द वर्क डन by the magnet of moment capital M if it is rotated through 360 degree in magnetic field। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों देख ध्यान से, इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, यदि इसे चुंबकीय क्षेत्र में 360 डिग्री से घुमाया जाता है, तो मान लो θ1 मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री और θ2 हमने क्या लिखा? 360। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखो कितना आंसर आता है। तो W की वैल्यू हो जाएगी MB cos 0 डिग्री माइनस का cos 360 डिग्री। cos 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बता दो। तो यहां पे हो जाएगा MB
cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है और cos 360 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, वो भी हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। कैसे, हमने आपको एक तरीका बताया हुआ है। cos 360 आप इसको कैसे लिखेंगे, cos 90 × 4 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं ना, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब बेटा देख, यहाँ पे 4 है, तो अगर 4 रहेगा यानी कि सम यानी कि इवन है, तो कॉस का कॉस ही रहता है यहाँ पे, तो ये कॉस हो जाएगा और ये 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। अभी बेटा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसके लिए बच्चे हम क्वाड्रेट में जाते हैं, तो 360 कहाँ आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यही में आएगा, चौथे में। ठीक है, बात समझ। और यहाँ पे कॉस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो +1 होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका आंसर क्या क्या कहेंगे कि MB और 1 - 1 0, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। समझ गए बात को, अरे बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। ठीक है, इसका आंसर है बेटा क्या, डी, यानी कि 0, शून्य। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय प्रवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है बेटा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, काई के बराबर होता था M/H ना। तो दोनों बच्चे, दोनों का हमारे पास यूनिट सेम होता है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, कोई यूनिट नहीं है, सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, नो यूनिट होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। चलो, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसपे क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनने लग जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है क्या बेटा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको समझाया भी था कि जब किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं ना, तो वो अपना चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म बच्चों खोने लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, हाइड्रोजन में जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर। तो हमेशा आप सॉफ्ट आयरन की बात सुनते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर निकल Ni shows ferromagnetic properties. If the temperature is increased above the Curie temperature, it will show। तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा और क्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, वही अभी मैंने समझाया था कि जब क्यूरी टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर आता है तो जो फेरो होता है वो पैरा में चेंज होने लगता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, a small piece of a suitable sorry a small piece of a substance which is not magnetic is brought near a strong magnet। ठीक है, if a piece of matter is repelled by a magnet then what is this matter। अगर repelled होगा तो बच्चे डायमैग्नेटिज्म होगा और क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी, प्रति चुंबकीय। नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन नंबर 18 है ना बेटा। तो पैरा प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, लास्ट ऑप्शन
मतलब इसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है ना बेटा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है। डाया मैग्नेटिज्म। इसमें थोड़ा सा बेटा ऑप्शन चेंज हो गया है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गया है, बात समझ में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, तो इसका आंसर करेंगे क्या हम लोग, बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 19। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज। ठीक है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आपको पता है U इज इक्वल्स टू होता है बेटा माइनस का m डॉट बी, माइनस का एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेटा कैपिटल M को स्मॉल m से लिखता है, तो ठीक है कोई बात नहीं भैया, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस का m डॉट बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है। देख, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, एक तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, एक लूप के लिए। ठीक है, करंट कैरिंग लूप के लिए। तो दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कैपिटल एम बराबर होता है m इंटू 2l। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो हमने कहा था इसका यूनिट और डायमेंशन हम लोग इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर हम इसके डायमेंशन को निकालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो आई मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए क्या होता है, एरिया, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर। या इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो m है नहीं तो m के पावर 0, l लिखते हैं तो l स्क्वायर, t नहीं है और ये a है। तो ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं मैं इसको यहाँ पे। तो m का हमारे पास जो डायमेंशन हो जाएगा m के पावर 0, l का स्क्वायर, t के पावर 0, a के पावर 1। तो एक बार देख लो कहाँ है, एम एल स्क्वायर, m के पावर 0, l स्क्वायर, t के पावर 0, a के पावर 1, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है बेटा, अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वही अभी बात हो रही थी, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको आपके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से आपको समझाया था, अगर आपको याद हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस m, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस m होता है, ये सारी बातें हमने आपसे कही थी। इसका लेंथ 2l होता है। फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हो जाता है m इंटू 2l। इसका डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों होता है s पोल से n पोल की तरफ। ठीक है, तो S2n यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ए ऑप्शन S2n। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन थे बेटा, 21 क्वेश्चन हमारे पास थे एमसीक्यू। अब कुछ क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के बच्चों हमारे पास वीएस से हैं। तो वीएस से क्वेश्चन का आंसर आपको पता है बेटा कि आपको अगर डिफिनीशन दिया है तब तो डिफिनीशन भैया पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ और आपसे पूछा जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वन वर्ड या एक लाइन में ही उसका आंसर दें, क्योंकि उसका मार्किंग बच्चों कितना होता है, एक ही नंबर का होता है। चलो, तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके हैंडआउट का क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको 17 और 23 में पूछा गया भी है। ठीक है बेटा, तो इसका डिफिनीशन आपको याद रखना। तो इसका बच्चों डिफिनीशन क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे इसको आप यहां से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, यहां से चीजें आप लिख सकते हो, तो मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूं। ठीक है बेटा, आप ये कहानी लिखो ना लिखो, लेकिन यहां से आप इस चीज को लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी h। ठीक है, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कहे थे ना कि भैया ये क्या होती है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों
क्योंकि m/h दोनों मेरे प्यारे बच्चों इसका यूनिट सेम होता है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है, काई m बराबर m/h, जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी में वही हाल चाल है कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकत्व का प्रभाव है। इसे चुंबकत्व की तीव्रता कैपिटल M और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल H के अनुपात के रूप में परिभाषित किया था, इसे काई m द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो m/h इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा 23, ये भी 17 और 23 में पूछा गया सवाल है, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी कि म्यू की बात किया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों भी रेशियो होता है किसका, बी और एच का। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बेटा, चलिए उसी प्रकार से हिंदी में भी इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बच्चे एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, और जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होता है या पोल के बीच का डिस्टेंस 12 होता है, उसके प्रोडक्ट को कहते हैं ना। तो m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12। आप लिख सकते हैं ऐसा भी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन s2n होता है। ये सारी बातें आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है ना बेटा, चलो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सेम टू सेम हालचाल इसका क्या है, हिंदी में भी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्रबलता और ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। तो m बराबर कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l। इसका अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके हैंडआउट का, राइट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है बच्चा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस लॉ सीखते थे, जो कि होता था E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो होता था, बात समझ में आई? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है और ये मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ है। इन दोनों को आपको याद रखना है। वही सेम टू सेम बेटा हालचाल इसके हिंदी में है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कहा कि ये चैप्टर बहुत छोटा होता है, तो जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे बहुत आसान आसान होते हैं, छोटे छोटे, और बहुत ही कम मार्क्स के क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर। ये समझो एमसीक्यू तो हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 2-2, या बहुत छोटा होगा तो बच्चे एक क्वेश्चन पूछ ले, मतलब एक क्वेश्चन तो सबका रहेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 2-2 क्वेश्चन, और जो बहुत छोटे चैप्टर होते हैं जैसे मान लो ये वाला है, फिर आगे आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में जैसे एटम है, न्यूक्लियाई है, तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, इनके बच्चे क्वेश्चन एक एक भी हो सकते हैं एमसीक्यू। तो मतलब अधिक से अधिक 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हमने खत्म किया, जिसमें हमारे पास टोटल एमसीक्यू और मेरे प्यारे बच्चों वीएस से मिला के 25 क्वेश्चन थे। अब मेरे प्यारे बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं इस चैप्टर के, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इसके बचते हैं शॉर्ट और लॉन्ग वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मैं अपने प्यारे बच्चों को ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया। जो भी आपको डाउट होंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।